हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके। ठीक है, लास्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सभी को पता चल गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन दी थी। और फीचर्स उसके क्या है, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, और कौन सी न्यू ऐड की गई है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसके बारे में आप सबने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। लास्ट हम पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की। सिग्निफिकेंस मतलब कि क्या है, इतनी इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, ब्रीफ में मैं बता देती हूँ, हालांकि मैंने कल लेक्चर दिया भी था इस पे। फर्स्ट क्या है, इन स्पाइट ऑफ अ क्रिटिसिज्म एंड ऑपोजिशन, जहाँ पर फंडामेंटल की ड्यूटीज हमने इसका क्रिटिसिज्म पढ़ा कल कल वाले लेक्चर में। ठीक है, और ऑपोजिशन की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज की क्या सिग्निफिकेंस क्या आ जाती है इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी। The fundamental duties are considered significant from the following viewpoints। ठीक है, कुछ इसके ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें इसकी सिग्निफिकेंस जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली ये कि दिस सर्व एज अ रिमाइंडर, जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो एज अ रिमाइंडर सिटीजन्स में सर्व करती है, याद दिलाती है बार बार इस चीज को लेकर कि फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी। ठीक है, जिसको आपने जो आप फंडामेंटल राइट्स को तो एंजॉय कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन, एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। ठीक है, जो कि आपको दी गई है। तो दे शुड ऑल्सो बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज के प्रति आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्शियस आपको होना चाहिए। दे ought टू देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड देयर फेलो सिटीजन्स। ठीक है, अपनी कंट्री को लेकर अपने साथ के जो सिटीजन्स है, फेलो सिटीजन्स है, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कास्ट कम्युनिटी के हैं। ठीक है, उनके बीच एक पीस हार्मोनी बनाए रखना। अदरवाइज इतनी डाइवर्सिटी अगर किसी कंट्री में होगी तो दूसरे एक दूसरे को क्लेम कर करके लोग आपस में लड़ जाएंगे। ठीक है, हालांकि पहले इस तरह की बात हुई भी थी नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, 1975 से लेके 6 में लगी। वो जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, एक्चुअल में वो क्या था, इंटरनल डिस्टरबेंस थी। इंटरनल डिस्टरबेंस की लोग आपस में ही लड़ रहे थे। कोई रिलीजन को लेकर लड़ रहा है, कोई इक्वालिटी को लेकर लड़ रहा है कि उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, हमारे सेक्शन को कम दी जा रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे रीजन रहे हैं उसके पीछे। ठीक है, तो मतलब कि जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, वहां पर उस टाइम में इसको इम्प्लीमेंट किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, ताकि लोगों को उनकी जो ड्यूटी बनती है, ठीक है, जो उनको करना चाहिए, एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट की गई कि देखिए ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, ये आपकी सिविक ड्यूटी है। ठीक है, they serve as a warning against the anti-national and anti-social activities like burning the flag, national flag, destroying public property and so on। ठीक है, ये एक तरह से एक वार्निंग थी उन लोगों के अगेंस्ट जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। जैसे कि कोई कई लोग फ्लैग को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड सो ऑन, इस तरह की एक्टिविटी। ठीक है, दे सर्व एज अ, थर्ड पॉइंट क्या है, दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स। सिटीजन्स का एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। ठीक है, हम उनको बोलेंगे कि आप नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो, हमारे ट्रेडिशन कल्चर और जो भी रिच हेरिटेज है उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको वैल्यू दो। तो इस तरह एक इंस्पिरेशन हो जाएगी सिटीजन्स के लिए। एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ अ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। ठीक है, इस तरह एक सेंस ऑफ अ डिसिप्लिन प्रमोट करना एंड कमिटमेंट अमंग देम, और उनके बीच में एक कमिटमेंट को बनाए रखना। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ काम है जो इस तरह की चीजों को सर्व करती है सिटीजन्स के बीच में। दे क्रिएट अ फीलिंग दैट द सिटीजन्स आर नॉट मेयर स्पेक्टेटर्स बट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल्स। ठीक है, ये नहीं कि स्पेक्टेटर ही बने हुए हैं, उनको उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने कंट्री को राइज करने के लिए, ठीक है, ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए आप
जिसमें भी किसी तरह का कोई टैलेंट है या कुछ भी है उसको में पार्टिसिपेट करें और अपने कंट्री की वैल्यू को बढ़ाएं, ठीक है, उसको ऊंचाइयों तक लेके जाएं। चाहे वो किसी भी फील्ड फील्ड में है, चाहे कल्चर के फील्ड में है, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड में है, ठीक है, चाहे साइंस के फील्ड में है, ठीक है। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इस तरह की कोई अचीवमेंट को गोल करें ताकि हमारी कंट्री का नाम ऊंचा हो सके, ठीक है। ये भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ा था ना ये, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। In 1992, the Supreme Court ruled that in a determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in a question seeks to give effect to the fundamental duty, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 and thus save such law from unconstitutionally। ठीक है, ये मतलब कोर्ट्स में भी जो भी डिसीजन है, ठीक है, जो भी इस ग्राउंड्स पे किसी भी तरह की वायलेशन होती है तो वो भी इसके लिए लॉफुल है, वैलिडिटी ऑफ लॉ है, ठीक है। अगर किसी तरह का फंडामेंटल राइट्स आप एंजॉय करते करते अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर भूलते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो कोर्ट है अपने अकॉर्डिंग उस चीज को इन्फोर्स कर सकती है। ऐसे नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटी टोटली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है। कई कई जगह इस तरह की इसको बोल दो इनडायरेक्टली इन्फोर्स किया गया है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को डिनाई करते हो तो उसकी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। इनडायरेक्टली मतलब ये इन्फोर्सेबल है, वैसे कहने के लिए मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, सॉरी। ठीक है, लास्ट क्या है, दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हेंस द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर दिस imposition ऑफ अप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी ऑफ देम, ठीक है। हालांकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है, पर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसको इम्पोज कर सकती है, इसके ऊपर पेनल्टी और पनिशमेंट लगा सकती है इसके फेलियर होने की कंडीशन में, ठीक है। अगर कोई भी इस चीज को फुलफिल नहीं कर पाता, फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छी तरह से नहीं निभा रहा, या फिर कुछ ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को करता है, तो वो एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर मतलब इम्प्लीमेंट करके कि इन्फोर्स करके कि फंडामेंटल ड्यूटीज को आपने डिनाई किया है या इसको रिफ्यूज किया है, उसको लेके कोर्ट में इन्फोर्स करें, वैसे नहीं होगा। बट उस पे क्या हो जाएगा, क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे। सपोज आपने कोई नेशनल फ्लैग के साथ इस तरह की बदतमीजी की, ठीक है, उसको जलाया या फिर कुछ किया, तो उस पे क्रिमिनल चार्जेस को लेकर, ठीक है, क्रिमिनल चार्जेस के थ्रू उस पे क्या हो जाएगा, उसको पेनल्टी या पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। ये नहीं कहा जाएगा कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट किया, क्लियर। तो इनडायरेक्टली ये इन्फोर्सेबल है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। कैसे इन्फोर्सेबल है वो मैंने बता दिया, एज ए क्रिमिनल एक्ट को लेकर उसके थ्रू उसको क्या किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा और उसके थ्रू आपको पेनल्टी या पनिशमेंट दे दी जाएगी। नेक्स्ट है एच आर गोखले, the then law minister gave the following reason for incorporating the fundamental duties in the constitution after 26 years of its inauguration। एच आर गोखले 1975-76 में जब कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी थी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम एच आर गोखले जो है उस टाइम लॉ मिनिस्टर थे। गिव द फॉलोइंग रीजन, उन्होंने रीजन क्या दिया फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 26 ईयर ऑफ इट्स इनॉग्रेशन। कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की इनॉग्रेशन के 26 साल बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने का क्या रीजन दिया उन्होंने। एक स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से स्क्रीन पे पढ़ लो। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, particularly on the evening of emergency in June 1975, a section of the people showed no anxiety to fulfill their fundamental obligations of respecting the established legal order. The provisions of chapter on the fundamental duties would have a sobering effect on these restless spirits who have had a host of anti-national, subversive and unconstitutional agitation in the past। ठीक है, एच आर गोखले जो कि लॉ मिनिस्टर थे नेशनल इमरजेंसी के टाइम में,
कांग्रेस की जब रूलिंग पार्टी थी। तो उस टाइम उन्होंने क्या कहा कि ये स्टेटमेंट दी गई कि क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर जो उसको उसकी वायलेशन पर किसी तरह का कोर्ट चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, क्यों उनको पेनल्टी और पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट में जो कि 1917 की इमरजेंसी लगी हुई थी, 1975 की, और उसमें जो एक सेक्शन ऐसा था, सभी लोगों की बात नहीं कर रही, एक सेक्शन ऐसा था जिन्होंने कंट्री में इतना वायलेंस फैला रखा था, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं एंटी नेशनल। तो एक सेक्शन ऐसा था लोगों का जो अपनी एंजाइटी, ठीक है, अपना अपनी जो ड्यूटीज है उसको नहीं दिखा रहे थे, फुलफिल देयर फंडामेंटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहे थे ऑफ रिस्पेक्टिंग द एस्टेब्लिश्ड लीगल ऑर्डर्स। द प्रोविजंस ऑफ अ चैप्टर on the fundamental duties would have a sobering effect on these restless spirits who have a had a host of anti-national, subversive and unconstitutional legislation in the past। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज करने के पीछे रीजन यही रहा कि जो इस तरह के लोग थे, एंटी नेशनल लोग थे, जिन्होंने इस तरह का उत्पात मचा रखा था कंट्री में, ठीक है, हिस्ट्री में, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसके बीच बीच में से ही शुरू हो गए थे। क्यों शुरू हो गए थे? क्योंकि डिवीजन हो गया था कंट्री का, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो आधे अधूरे से लोग बचे हुए थे कंट्री में, वो क्या कर रहे थे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट कम्युनिटी के नाम पे, हमें हमारा हक नहीं मिला है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। तो एंटी नेशनल जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने बीच में कंट्री के ये सब कर रखा था, तो वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज करना तो जरूरी बन गया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी, the prime minister justified the incursion of a fundamental duties in the constitution। इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की, ठीक है, उन्होंने भी यही रीजन दिया इसको इनकल्स करने का, फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड आर्ग्यूड दैट देयर इनकल्शन वुड हैव हेल्प टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। और ये स्टेटमेंट दी कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या करेगी, हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, ताकि लोगों के बीच पीस और हार्मोनी बनी रहे। और हालांकि उस टाइम लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज करने के टाइम कोई मान नहीं रहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए। ठीक है, पर अदर जो रूलिंग पार्ट, अदर जो ओपोजिशन की पार्टीज थी, उन्होंने बाकी जो भी किसी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे या कोई भी लीडर्स थे, उन्होंने सभी ने इम्पोज इसकी क्रिटिसाइज किया फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के टाइम। She said the moral value of fundamental duties would be not to smooth her rights but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मॉरल वैल्यू है फंडामेंटल ड्यूटीज की, वुड बी नॉट टू स्मूथ हर राइट्स, इस तरह के कोई स्मूथ राइट नहीं है, बट एक तरह की डेमोक्रेटिक बैलेंस की स्टेब्लिश है, जो लोगों को कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस रखेगी उनकी ड्यूटी के प्रति कि आपको क्या चीजें करनी है कंट्री में, क्या चीजें नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि फंडामेंटल राइट्स दे दिए और तो उस फंडामेंटल राइट्स का आप ओवर फायदा उठाओ और किसी तरह की कोई भी एक्टिविटीज करते रहो उल्फुटांग से। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपको पता है सब सभी को अच्छे मिले हुए हैं। अगर किसी तरह की कोई आपको परेशान करता भी, आप अपनी मर्जी की जो भी एक्टिविटीज आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, उसको एंजॉय करते करते कहीं आप अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि हालांकि आपको उसके बारे में पहले से ही कॉन्शियस होना चाहिए, आप उसको नहीं निभा पा रहे हो, तो वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रोविजन है उसको लेके आया गया, ताकि आप कॉन्शियस रहो, ताकि सिटीजन्स जो है कॉन्शियस रहें इन चीजों के प्रति, और एक डेमोक्रेटिक बैलेंस जो है कंट्री में बना रहे। ठीक है, जैसे कि वो अपनी फंडामेंटल राइट्स के प्रति कॉन्शियस है, उसी तरह अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति भी उनको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। द ओपोजिशन इन द पार्लियामेंट strongly opposed the inclusion of a fundamental duties in the constitution by the Congress government। However, the new Janta government headed by Morarji Desai in the post-emergency period did not annul the fundamental duties। ठीक है, ओपोजिशन, मैंने पहले ही बताया कि पार्लियामेंट में सबने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया। ठीक है, ओपोजिशन पार्टी जो भी रही है, उन्होंने इसको स्ट्रांगली अपोज किया कि कोई जरूरत नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर आने की।
ओपोजिशन तो करती ही है, ओपोजिशन का तो काम ही है, उन्होंने जो भी अगर रूलिंग पार्टी इस तरह का कुछ भी लेकर आएगी तो उसको अपोज करेगी करेगी कि नहीं वो नहीं सही, ये नहीं सही, चाहे खुद उसको इम्प्लीमेंट करते रहे। ठीक है। तो ओपोजिशन ने वो उसको स्ट्रांगली इम्पोज किया, क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा पहले से ही जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इसको नहीं ऐड किया तो आप लोगों ने क्यों ऐड किया, इस तरह की और बहुत सारी चीजें, क्रिटिसाइज क्यों किया वो भी आपने कल पढ़ा ही है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, की जो कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। इसको इसको ओपोज किया ओपोजिशन ने। हाउ एवर द न्यू जनता गवर्नमेंट हेडेड, हालांकि पोस्ट इमरजेंसी के बाद जब मोरारजी देसाई की रूल आता है, ठीक है, न्यू जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बने, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई, इमरजेंसी के बाद के पीरियड में, तब उन्होंने भी क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज की जो प्रोविजंस थी उसको हटाया नहीं। हालांकि ऐसा होता है कि अगर रूलिंग पार्टी बदल गई है, ठीक है, कांग्रेस के बाद अगर बीजेपी आ रही है, तो वो क्या करेगी, जो जो भी कांग्रेस ने अमेंडमेंट की होगी या जो भी प्रोविजंस लेकर आई होगी उसको सबसे पहले हटाएगी कि हमारी जो पिछली सरकार थी उन्होंने आपके फायदे के लिए कुछ नहीं किया, अब हम करेंगे, चाहे वो घुमा फिरा के वही चीजें कर दें। ठीक है। पर एक बार ऐसे ही करते हैं वो। तो जो भी उस टाइम की 46 अमेंडमेंट एक्ट हुए थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी जो भी चीजें हुई थी, काफी चीजें तो उन्होंने हटा दी, बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रोविजंस थी उसको नहीं हटाया गया मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने भी। ठीक है। नोटेबली द न्यू गवर्नमेंट सॉ टू अनडू मैनी चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हालांकि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पुरानी गवर्नमेंट ने चेंजेस की थी उसको मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट है उसने हटाया, बट जो भी किसके थ्रू हुई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ, ठीक है, थ्रू द 43rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1977 में हुआ, एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ। आप देखो कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में कितनी ज्यादा अमेंडमेंट हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा हुई थी अमेंडमेंट, काफी चीजें चेंज कर दी गई थी। दिस शोज दैट देयर वाज एन इवेंचुअल consensus on the necessity and desirability of including the fundamental duties in the constitution. This is more clear with the addition of one more fundamental duty in the 2002 by 86 amendment act to ठीक है। तो बाद में ये क्लियर हुआ जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने एक नई ड्यूटी को ऐड ऑन किया 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है। तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज का सारा, ये ज्यादा तो नहीं है इसके। ठीक है। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए सारा। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन के बारे में। वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन चलो पढ़ ही लो इसके। द वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन 1999, वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशन है ये, किसके ऊपर, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, जो कब की गई 1999 में। ठीक है। 1999 में वर्मा कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन की और क्या चीज उनको सही लगी क्या नहीं लगी वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। आइडेंटिफाई क्या किया, द existence of a legal provisions for the implementation of some of the fundamental duties। ठीक है। फर्स्ट क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्रिवेंट्स disrespect to the constitution of India, the national flag, the national anthem। ठीक है। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई है ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि कोई नेशनल ऑनर जो भी है, ठीक है, नेशनल ऑनर एक्ट के थ्रू जो इन चीजों को डिसरिस्पेक्ट ना करे, प्रिवेंट करती है डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के संविधान को डिसरिस्पेक्ट करने से प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है, नेशनल फ्लैग को या नेशनल एंथम को। ठीक है। अगर नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम या कॉन्स्टिट्यूशन किसी की भी कोई डिसरिस्पेक्ट होती है तो उसमें क्या करती है, ये प्रिवेंट करता है नेशनल ऑनर एक्ट 1971। उसके बाद क्या है, second, the various criminal laws in force provide for punishment for encouraging anonymity between different section of people on grounds of language, race, place of birth, religion and so on। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज को आप किसी तरह से डिनाई या रिफ्यूज करते हैं तब उसके ऊपर जो है डायरेक्ट उसको कोर्ट में इन्फोर्स ना करके किसके थ्रू किया जाता है, क्रिमिनल लॉज के थ्रू, क्रिमिनल लॉज के थ्रू उसको फोर्स किया जाता है और उसके थ्रू क्या दी जाती है, पनिशमेंट या पेनल्टी दी जाती है उस पर्सन को अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को अपनी निभा नहीं रहा।
ऐसे नहीं कि कोई फंडामेंटल ड्यूटीज आप नहीं निभा रहे, नॉर्मली नॉर्मली कहीं नहीं निभा पाते, कि जैसे आपको रिस्पेक्ट करनी है, ऐसे थोड़ा किसी को पता चल, मुझे थोड़ा पता चल रहा है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो नहीं। आपको बोला गया अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, भाई करनी है करनी है करनी है। मैं घर में जाके थोड़ा देखूंगी आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये तो आपके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन है, कि आपकी मॉरल वैल्यू है कि आप सच में करते हो रिस्पेक्ट या नहीं करते हो। ठीक है, ये तो आपको मतलब बाय बर्थ ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि हाँ हमें ऐसा करना है। ठीक है, इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको ये बाय बर्थ या फिर जब भी आप स्टडी करो, ठीक है, एज के हिसाब से स्कूलिंग करो, कॉलेज जाओ, ठीक है, आपको ये चीजें रियलाइज होनी चाहिए कि आपको जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि नेशन को लेकर रखी गई है, वो आपको माननी ही माननी है। ठीक है, चाहे वो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज आपके सामने लिस्ट रखी गई है उसको देख के मानो, या खुद से आपको फील हो रहा है, तो उस चीज को तब मानो। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉज के थ्रू इसको इन्फोर्स किया जाएगा, पनिश किया जाएगा किसी भी लोगों को। ठीक है, किस ग्राउंड्स पे लेकर, कि अगर कोई लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन एंड सो ऑन, इन चीजों को लेकर कोई दंगा फसाद या कुछ किसी को प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, इन चीजों को लेकर। ठीक है, थर्ड क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ अ सिविल राइट्स। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इन्फोर्सेबल ना होकर भी इन्फोर्सेबल है वो। ठीक है, बट है इनडायरेक्टली। थर्ड क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ अ सिविल राइट्स एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन। तो जो सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का, ठीक है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट और रिलीजन को लेकर, अगर कोई ऑफेंसेस कर रहा है, ठीक है, उसके उसमें वो प्रोटेक्ट करता है जो भी सिविल राइट्स है। नेक्स्ट क्या है, द इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड माना जाता है कि जजमेंट के लिए, ठीक है, जो कि जस्टिस के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इंडियन पीनल कोड को। डिक्लेयर्स द इम्प्यूटेशंस एंड असर्शन प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एज अ पनिशेबल ऑफेंसेस। ठीक है, एज अ पनिशेबल ऑफेंसेस, इसके थ्रू कोई भी अगर नेशनल इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाता है तो उसको क्या किया जा सकता है, इंडियन पीनल कोड के थ्रू पनिश किया जा सकता है एज अ पनिशेबल ऑफेंस मानकर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 provides for the declaration of a communal organization as an unlawful association। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, प्रोवाइड्स करवाता है जो एक जो भी रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए जाते हैं और उनकी जो भी वायलेशन होती है, तो उसको एज अ अनलॉफुल एसोसिएशन मानकर उसको प्रिवेंट किया जाता है, उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल Act 1951 provides for the disqualification of the member of a parliament or a state legislature for indulging in the corrupt practices। ठीक है, अगर इस तरह की कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। दैट इज अ soliciting votes on the ground of religion or promoting enmity between different section of a people on grounds of a caste, race, language, religion and so on। और इन चीजों से भी प्रोटेक्ट करता है कि कोई अपने ही रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, कास्ट को लेकर लोगों को ये प्रमोट ना करे कि आप देखो हमारे कम्युनिटी के लोगों तो हमें को वोट डालना। ठीक है, इस तरह के प्रमोशन को भी रोकता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का। नेक्स्ट क्या है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोहिबिट्स ट्रेड इन अ रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो कि बहुत रेयरली पाई जाती है हमारे प्रजातियां विल्ड लाइफ में, ठीक है, उनके ऊपर उनका ट्रेड करने से रोकता है। कई लोग होते हैं ना इलीगली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हिरन हो गया या फिर टाइगर हो गया, उनके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, या फिर उनकी स्किन है उनका सेल करना, इस तरह के इलीगल ट्रेड है जो कि हालांकि बिल्कुल ही टोटली बैंड है हमारी कंट्री में। पर फिर भी अगर कोई ट्रेन इस तरह की ट्रेडिंग करता है तो उस पर रोक लगाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, लास्ट है, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 चेक्स इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन एंड डाइवर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 चेक्स इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। ठीक है, तो इन चीजों पर रोक लगाता है कि आप जो भी डिफॉरेस्टेशन के लिए या फिर नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए उन चीजों को जो भी उनके फॉरेस्ट है उनको कन्वर्ट ना करें। ठीक है, इन चीजों पर रोक लगानी।
नहीं तो लोगों का काम क्या है, अपने घर बनाने के लिए उनके धीरे धीरे पेड़ काटते जाएंगे, उनकी प्लेस को खत्म करते जाएंगे और अपने घर बना के बैठ जाएंगे। तो इन चीजों पर ये चीजें कंजर्व की गई है गवर्नमेंट के थ्रू कि ये एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर ही आता है और यहाँ पर कोई अपने आके रेजिडेंस नहीं बना सकता, चाहे जितने पैसे वाला भी है। ठीक है, चाहे करोड़पति है चाहे खरबपति है, वो जाके इन एरियाज में जो कि कंजर्व है सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए, वहां पर जाकर आप इस तरह की एक्टिविटीज को नहीं कर सकते। क्लियर? ये आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के थ्रू। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन रही है वर्मा कमेटी की। ठीक है, इसको एक बार आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। जो भी चीज नहीं समझ आएगी देन आप पूछ सकते हो, वैसे तो इसमें इतना है नहीं कि कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैम चलो। एक बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला वो करना, रिपीट करना। क्या क्या क्या, क्या करना है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला एक्ट नहीं है जो, वो रिपीट करना है एक बार। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बच्चा बच्चे वही है कि जो भी इलीगल आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इलीगल उनकी प्रॉपर्टीज पर आप कब्जा करना चाहते हो, उन उनके ऊपर ये एक्ट बनाए हुए हैं कि इसके एक्ट के थ्रू आपको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन एक्ट है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया या फिर आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। तो यही है, और तो कुछ नहीं है इनमें वैसे। एक्ट ही बनाए हुए हैं। एक्ट के थ्रू क्या होता है, एक्ट हम इसलिए बनाते हैं कि किसी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उन लोगों को। ठीक है, हम हमें बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने कई सारे एक्ट रखे हुए हैं कि अगर आपका कहीं किसी तरह की वायलेशन हो रही है, ठीक है, किसी वुमेन की वायलेशन हो रही है या फिर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही, तो उसके एक्ट बनाए हुए हैं। इसी तरह इन जो फॉरेस्ट एनिमल लाइफ है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी लाइफ्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू ये एक्ट इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में एक तरह की ऑब्जर्वेशन है कि क्योंकि आपको कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज को कि आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस तरह के जो भी फॉरेस्ट हैं उनको सेव करके रखें, ना कि वहां पर अपनी जाकर एक्टिविटीज करें। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब वहां जाके वहां पेड़ों को काटें या फिर कुछ आग वगैरह लगा दें या फिर कि हमारे साथ की जो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए या फिर हम और प्रॉपर्टी ले लें। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी विदाउट गवर्नमेंट के कंसर्न के बिना। कि अगर आपको बिना आप परमिशन की इस तरह करते हो तो उनके प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आपको क्या किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। क्लियर? यस मैम, ओके। ओके, अटेंडेंस लगवा लो अपनी एक बार ना। अमनदीप नेगी। यस मैम। एक मिनट। यस मैम, अमनदीप ने की। हाँ हाँ सुनिए मुझे, रुक जा एक मिनट। आयुष। यस मैम। कर दूं लीव मैम मैं? हाँ हाँ, जिसका नाम बोल रही हूँ वो कर दो। ध्रुव। मैम ध्रुव आया था, उसको लीव कर गया मैम। दिक्कत आ रही थी नेटवर्क में। अच्छा, हिमांशु वर्मा। प्रेजेंट मैम। जसविंदर सिंह। हाँ जी मैम, प्रेजेंट। विशाल। प्रेजेंट मैम। मुनीश। प्रेजेंट मैम। मुनीश। नासिर। प्रेजेंट मैम। हाँ सर, प्रेजेंट मैम। ओके।